प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत के मॉडल की, जो कि कार्ल डायच के द्वारा दिया गया है। जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है, कार्ल डायच का संचार प्रतिमान, कम्युनिकेशन मॉडल, लेक्चर नंबर 25, पार्ट नंबर 1। बेटा, यहाँ इन्हें कार्ल डॉस भी कहा जाता है, कार्ल डायस भी कहा जाता है और कार्ल डायच भी कहा जाता है। यह बात आपको मैं सर्वप्रथम बता रहा हूँ कि विद्यार्थी यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। और बेटा, इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर, जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, वीनर ने वास्तविक रूप में सबसे पहले संचार प्रतिमान या संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। इसके बाद में राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रयोग कार्ल डायच ने किया था। अब सभी बातें मैं समझाऊं उससे पहले प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी, सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, कार्ल डायच का संचार प्रतिमान। अब इससे पहले मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय निर्माण का सिद्धांत आपको समझा दिया है। तो वास्तव में निर्णय निर्माण का सिद्धांत और संचार का सिद्धांत, खेल सिद्धांत, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका घनिष्ठ संबंध है। अगर हम संचार सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संचार सिद्धांत के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप में सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर ही तो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी समूह के द्वारा निर्णय लिया जाता है। मतलब सूचना प्रवाह के आधार पर ही तो निर्णय लिया जाता है। आप किसी भी संगठन का ठीक से अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस संगठन में सूचनाओं का प्रवाह किस प्रकार से किया जा रहा है, वहाँ पर सूचनाएं किस प्रकार से एकत्रित की जा रही हैं और जो सूचना एकत्रित की जा रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, इसी बात का तो हम अध्ययन करते हैं। फिर चाहे कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था हो या हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात भी कर सकते हैं, जिसे कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल सिस्टम की संज्ञा दी जा सकती है। जब हम किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करते हैं कि भी किसी भी देश के द्वारा जो अपनी विदेश नीति तय की गई है, उसकी विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इस या उस प्रकार की क्यों है, इस या उस प्रकार की क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि वास्तव में वहाँ उस या इस प्रकार का निर्णय इसलिए लिया जा रहा है कि वहाँ सूचनाओं का प्रवाह किस रूप में हो रहा है। मतलब वास्तविक रूप में आंतरिक और बाहरी रूप में जो सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं, जो सूचनाएं इकट्ठी हो रही हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं एक पॉलिटिकल सिस्टम को, एक राष्ट्र राज्य को प्राप्त हो रही है, उसके आधार पर ही उसके द्वारा अपनी विदेश नीति तय की जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझना है तो सूचना सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। अब आज हम यहाँ लेक्चर नंबर 25, पार्ट नंबर 1 में केवल कार्ल डायच का जो संचार प्रतिमान है, संचार मॉडल है, ये संचार मॉडल मैंने यहाँ बना भी दिया है। इस डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आप संचार प्रतिमान के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, भले ही संपूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ना समझें, लेकिन कुछ अंशों में तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम संचार प्रतिमान के आधार पर समझ ही सकते हैं। यस, अब ध्यान दें बेटा, एक एक बात को समझनी है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है वीनर, अर्थात वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के जो गणितज्ञ हैं, जिनका पूरा नाम है नॉर्बर्ट वीनर। क्या नाम है? नॉर्बर्ट वीनर। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने सब बातें समझा दी आपको। नॉर्बर्ट वीनर ने वास्तविक रूप में संचार में, इसमें मतलब संचार में, कम्युनिकेशन में, इसमें उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित करता है। मतलब यहाँ इस संचार के अंतर्गत नॉर्बर्ट वीनर उन सब प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिसमें एक मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे भारत अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है, अमेरिका भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। भारत अपनी विदेश नीति आंतरिक और बाहरी सूचनाओं के आधार पर तय कर रहा है, अमेरिका भी अपनी विदेश नीति आंतरिक और बाहरी सूचनाओं के आधार पर तय कर रहा है। इस तरीके से इसका अध्ययन करना है। भले ही तो आप भारत, अमेरिका आदि मीन्स
भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत रूस, भारत फ्रांस, दुनिया का कोई भी राष्ट्र राज्य हो। तो वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्यों के आपसी संबंधों का जब हम अध्ययन करेंगे तो आपसी संबंधों का जो निर्धारण होता है वो उन राष्ट्र राज्यों में जो सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है, जो सूचनाओं का प्रवाह हो रहा है उन सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर तो निर्धारित होता है। भाई विदेश नीति सूचनाओं के प्रवाह के आधार पर ही तो निर्धारित होती है, और किसी भी देश का जो वास्तविक रूप में राज्याध्यक्ष होता है वह राज्याध्यक्ष आंतरिक और बाहरी सूचनाओं के आधार पर ही तो अपनी विदेश नीति तय करता है, जिसे कि यहाँ पर प्रभाव के अनुपालक कहते हैं। भाई अगर आप एक राष्ट्र राज्य का प्रभाव के अनुपालक देखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रधानमंत्री के बारे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की विदेश नीति क्यों तय की है। और अगर आप राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत जैसे मान लीजिएगा भारत की बात करते हैं हम, तो भारत में संघात्मक व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, तो यहाँ पर आप अनुपालक मुख्यमंत्री को भी ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा वही मुख्यमंत्री के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, इसका रीजन क्या है, तो सूचना प्रवाह के आधार पर तो निर्णय लिया जा रहा है। आज हम देख सकते हैं वास्तविक रूप में जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हम देखेंगे कि वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा वास्तविक रूप में हम कहें कि आपराधिक तत्वों का दमन किया जा रहा है, तो निश्चित रूप में ये कहा जा सकता है कि भाई जो अनुपालक हैं उन्होंने इस प्रकार का जो निर्णय लिया है, वास्तविक रूप में इस प्रकार का निर्णय लेने के पीछे किसी न किसी रूप में सूचना प्रवाह का योगदान है। मतलब डेफिनेटली कोई भी अनुपालक है, कोई भी कार्यपालक है, इस या उस प्रकार का जो निर्णय लेता है वह सूचना प्रवाह के आधार पर ही लेता है, उसे किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। चलिए बेटा, तो वीनर इसमें मतलब संचार में उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करता है जिनके द्वारा एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित करता है, एक मस्तिष्क दूसरे को प्रभावित करता है। वास्तविक रूप में यहाँ पर मान लीजिएगा मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वह निश्चित रूप में जो है सूचना प्रवाह के आधार पर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि जब मैंने लगभग ये देखा कि 25 वर्ष तक महाविद्यालयों में लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मुझे लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, 26वां वर्ष चल रहा है, तो मैंने वहाँ देखा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान उस रूप में नहीं समझाया जाता है जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। अब मुझे वहाँ पर एक प्रकार से ये एक जो है तथ्य प्राप्त हो रहा है, सूचना प्रवाह इस रूप में हो रहा है कि भाई विद्यार्थियों को उस रूप में राजनीति विज्ञान नहीं समझाया जाता है जिस रूप में समझाया जाना चाहिए। अब इस सूचना प्रवाह के आधार पर मैंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों को मैं घर से ही समझा सकूं। तो इसके लिए मेरे पास यही रास्ता निकल कर आया कि मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे विद्यार्थियों को समझा सकता हूं। तो मेरा जो ये डिसीजन हुआ ये सूचना प्रवाह के आधार पर हुआ। तो इसी प्रकार से चाहे आप कोई भी संगठन ले लें, एक परिवार का संगठन ले लें, पारिवारिक संगठन ले लें, कोई समूह ले लें, कोई राजनीतिक दल ले लें, कोई राष्ट्र राज्य ले लें, कोई पॉलिटिकल सिस्टम ले लें, राजनीतिक व्यवस्था ले लें, इंटरनेशनल सिस्टम ले सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ले सकते हैं, किसी भी देश की विदेश नीति ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है, किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है उस सूचना प्रवाह के आधार पर लिया जाता है। अतः वास्तविक रूप में संचार सिद्धांत के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को या किसी भी संगठन को अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, यह दृष्टिकोण मतलब संचार दृष्टिकोण या संचार सिद्धांत, यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है। बेटा ध्यान दिया, यह दृष्टिकोण मतलब संचार दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है। ध्यान दें, एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है, मतलब जो संचार सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है। किसके रूप में मानता है? संचार प्रणाली के रूप में मानता है। मतलब भारत के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है या अपनी जो भी विदेश नीति तय की जा रही है वह सूचना के आधार पर तय की जाएगी। अमेरिका के द्वारा भी जो विदेश नीति तय की जाएगी वो सूचना के आधार पर प्रभावित की जाएगी, या मतलब सूचना के आधार पर ही किसी न किसी रूप में विदेश नीति तय की जाएगी। तो यहाँ एक संचार प्रणाली के रूप में मानता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को। मतलब भारत और अमेरिका, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में जो संबंध तय हुए वो संबंध वास्तव में संचार के आधार पर ही तय होंगे, सूचना प्रवाहों के आधार पर ही तय होंगे। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिका के गणितज्ञ हैं नॉर्बर्ट वीनर ने अपना जो संचार सिद्धांत का निर्माण किया है वो संचार सिद्धांत का निर्माण संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स और फीडबैक सिस्टम के आधार पर तय किया है। फिर से बोल रहा हूं, अमेरिका के गणितज्ञ नॉर्बर्ट वीनर ने संदेश सिद्धांत, साइबरनेटिक्स और फीडबैक सिस्टम के आधार पर अपना संचार
सिद्धांत निर्धारित किया है। इन तीनों के आधार पर तीनों बातें नोट कीजिएगा, वैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात बता दी है। अब यहाँ मूल बात आती है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था कि बेटा साइबरनेटिक्स क्या है, इसका अर्थ मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, तो आज मैं ये बात बता रहा हूँ। साइबरनेटिक्स का मतलब होता है कि सभी प्रकार के संगठनों पर नियंत्रण तथा संचार का विज्ञान है ये। मतलब साइबरनेटिक्स का अर्थ है सभी प्रकार के संगठनों, चाहे वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, राष्ट्रीय संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर, सभी प्रकार के संगठनों पर नियंत्रण तथा संचार का विज्ञान है। क्या है ये? संचार का विज्ञान है। कौन? साइबरनेटिक्स। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर। अगली बात आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत राष्ट्रों के मध्य संबंधों को एक ऐसी संचार प्रणाली जिसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयत्नों को नियंत्रित तथा सही दिशा दी जाती है मानता है। अब नोट करें यहाँ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो संचार सिद्धांत है वो राष्ट्रों के मध्य संबंधों को, जैसे भारत और अमेरिका, भारत और चीन, राष्ट्रों के मध्य संबंधों को, तो ये भारत राष्ट्र राज्य होगा, अमेरिका राष्ट्र राज्य होगा, राष्ट्रों के मध्य संबंधों को एक ऐसी संचार प्रणाली जिसमें निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय प्रयत्नों को नियंत्रित तथा सही दिशा दी जाती है, ये मानता है। तो वास्तविक रूप में भारत प्रयास करेगा कि भाई मेरे राष्ट्र राज्य की रक्षा हो, अमेरिका प्रयास करेगा मेरे राष्ट्र राज्य की रक्षा हो, भारत अपनी इच्छा अनुसार अपनी विदेश नीति तय करेगा है, अमेरिका अपनी इच्छा अनुसार विदेश नीति तय करेगा। अमेरिका चाहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, भारत चाहेगा मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो, भारत चाहेगा मेरे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो, अमेरिका चाहेगा मेरे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हो। तो ये सब वास्तविक रूप में किसके आधार पर होता है? संचार प्रणाली के आधार पर होता है। फिर मैंने आगे लिखा है राजनीतिक प्रणाली की कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना असंभव है। मतलब जो ये राजनीतिक प्रणाली है, जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, इधर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, चाइना पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, स्विट्जरलैंड पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश की बात कर सकते हैं यहाँ। तो वास्तव में यहाँ पर राजनीतिक प्रणाली की कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना असंभव है। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम में राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जा रहा है, किसी भी रूप में विदेश नीति तय की जा रही है, या राष्ट्र राज्यों के बीच जो संबंध तय हो रहे हैं वो संबंध संचार के बिना नहीं हो सकते हैं। कम्युनिकेशन के अभाव में किसी भी रूप में कोई भी संबंध तय नहीं किए जा सकते। इसलिए नोट करेंगे राजनीतिक प्रणाली की कोई भी प्रक्रिया, प्रोसीजर, कोई भी प्रक्रिया संचार के बिना असंभव है। नेक्स्ट, इस दृष्टिकोण में मीन्स संचार सिद्धांत या संचार दृष्टिकोण, संचारोपागम मॉडल यहाँ मैं समझाऊंगा अभी आपको। इस दृष्टिकोण में भी मनोयोग का केंद्र बिंदु, मनोयोग का मतलब ध्यान का केंद्र बिंदु, फिर निर्णय निर्माणीय। मतलब इस दृष्टिकोण में भी जो ध्यान का केंद्र बिंदु है, जो मनोयोग का केंद्र बिंदु है, वो निर्णय निर्माणीय है। क्योंकि यहाँ पर भी संचार सिद्धांत में भी अंत में जाकर के निर्णय ही तो लिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है प्रभावक या अनुपालक, तो प्रभावक या अनुपालक अगर हम मान लीजिएगा राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो राष्ट्र के बारे में भी प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाती है, दूसरे देशों के साथ जब विदेश नीति तय की जाती है तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो जो ये निर्णय लेने वाले होते हैं ये वास्तविक रूप में निर्णय निर्माता, कार्यपालक, अनुपालक, प्रभावक कहलाते हैं। निर्णय निर्माणीय, निर्णय निर्माण सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है। आप ध्यान देंगे, निर्णय निर्माण सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है। मतलब इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, ये सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है। जिस प्रकार की आंतरिक और बाहरी सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसी आधार पर विदेश नीति तय की जाएगी। आगे लिखा है जो प्रणाली के बीच सूचना प्रवाह तथा प्रबंध से आते हैं। आप ध्यान देंगे, मतलब फिर से बोल रहा हूँ, इस दृष्टिकोण में मनोयोग का केंद्र बिंदु, मनोयोग मतलब ध्यान का केंद्र बिंदु, फिर निर्णय निर्माणीय, और निर्णय निर्माण सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है। निर्णय निर्माण यहाँ पर जो अनुपालक है वो जो निर्णय लेंगे, जैसे अनुपालक कौन है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, तो सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है जो प्रणाली के बीच सूचना प्रवाह तथा प्रबंध से आती है। जो प्रणाली के बीच सूचना प्रवाह तथा प्रबंध से आती है। अमेरिका के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, भारत के द्वारा इस या उस प्रकार का निर्णय क्यों लिया गया, ये प्रणाली के बीच सूचना प्रवाह तथा प्रबंध से आती है। अर्थात वास्तविक रूप में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनके बीच में सूचना प्रवाह किस रूप में हो रहा है, उनके बीच में जो प्रबंध की व्यवस्था है किस रूप में, इसके आधार पर ही जो है निर्णय निर्माण लिया जाता है या निर्णय लिया जाता है। इसलिए कहते हैं निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का परिणाम है। क्या? इस दृष्टिकोण में मनोयोग का केंद्र बिंदु निर्णय निर्माणीय और निर्णय निर्माण सूचना की प्रक्रिया का परिणाम है। जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है उस सूचनाओं के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। किसी भी देश की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे तो भाई
चाहे भारत हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, तो उस देश की, उस राष्ट्र राज्य की विदेश नीति इस या उस प्रकार की क्यों है, इसका मूल रीजन होता है क्या, सूचना की प्रक्रिया। सूचना की प्रक्रिया कैसी है, सूचना की प्रक्रिया, जो सूचना प्रवाह हो रहा है उस सूचना प्रवाह की मात्रा, सूचनाएं विकृत रूप में दी जा रही है, अविकृत रूप में दी जा रही है, सूचनाएं सही समय पर पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही हैं, इसका जो है निर्णय निर्माण में बहुत ज़्यादा योगदान होता है। आगे कार्ल डायच, मतलब जो ये संचार प्रतिमान दे रहे हैं या राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को देने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो विद्वान है वो है कार्ल डायच। कार्ल डायच और मैकलीलैंड प्रमुख समर्थक हैं इसके। मतलब राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत का प्रयोग करने वाले विद्वान है कार्ल डायच और मैकलीलैंड। सबसे प्रमुख जो होगा कार्ल डायच होगा, लेकिन मैकलीलैंड का भी नाम इसमें लिया जाता है। तो मैंने लिखा है कार्ल डायच, मैकलीलैंड प्रमुख समर्थक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समर्थक है कार्ल डायच, इसलिए यहाँ मैंने नोट भी किया कार्ल डायच का संचार प्रतिमान। और दोनों मीन्स कार्ल डायच और मैकलीलैंड दोनों नॉर्बर्ट वीनर के ऋणी हैं। मतलब ये दोनों ही जो विद्वान हैं कार्ल डायच और मैकलीलैंड, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो गणितज्ञ है नॉर्बर्ट वीनर, इस नॉर्बर्ट वीनर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इसलिए दोनों ही नॉर्बर्ट वीनर के ऋणी हैं। जिसने सबसे पहले मशीनी संचार तथा साइबरनेटिक्स के नमूने पर मानवीय तथा सामाजिक संचार के अध्ययन के लिए इसकी व्यवहारिकता तथा वांछनीयता की वकालत की। आप जरा गौर कीजिएगा, मतलब जिसने सबसे पहले, किसने, नॉर्बर्ट वीनर ने ही सबसे पहले मशीनी संचार तथा साइबरनेटिक्स के नमूने पर मानवीय तथा सामाजिक संचार के अध्ययन के लिए इसकी व्यवहारिकता तथा वांछनीयता की वकालत की। सबसे पहले किसने की थी वकालत, नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। और मैंने आपको पहले बता दिया कि नॉर्बर्ट वीनर ने अपने संचार सिद्धांत का जो निर्माण किया है वह साइबरनेटिक्स संचार सिद्धांत, क्या, जिसको कि वाकई देखा जाए तो संदेश सिद्धांत कहेंगे। साइबरनेटिक्स संदेश सिद्धांत, क्या, साइबरनेटिक्स संदेश सिद्धांत, और इसी के बाद में जो है फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम, इन तीन के आधार पर नॉर्बर्ट वीनर ने अपने संचार सिद्धांत का निर्माण किया है। आगे नॉर्बर्ट वीनर के अनुसार वर्तमान समय में विद्यमान मशीनी संचार की तुलना में मानवीय तथा सामाजिक संचार बड़ा जटिल है। मतलब नॉर्बर्ट वीनर ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि मशीनी संचार को समझना इतना कठिन नहीं है जितना कि मानवीय तथा सामाजिक संचार को समझना बहुत कठिन है। ये बात किसने कही है, इंटरडक्शन को हम क्लोज करेंगे, वीनर ने। ठीक है, आगे संचार एक ऐसा सीमेंट है जिससे संगठन बनते हैं। नॉर्बर्ट वीनर कह रहे हैं कि संचार एक ऐसा सीमेंट है जिससे संगठन बनते हैं। मतलब वास्तविक रूप में संचार एक ऐसा सीमेंट है जिससे संगठन बनते हैं। भाई हम भवन निर्माण करते हैं तो भवन निर्माण में जो ईंटें होती हैं, रोड़ी कंकर होती है, उन सबको जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट करता है। तो ठीक इसी प्रकार से एक संगठन को जोड़ने का, उसको मजबूत बनाने का, सुदृढ़ीकरण करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, संचार ही करता है। मतलब संचार के ऊपर ही निर्भर करता है कि किसी भी संगठन को किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अगर किसी भी संगठन को अविकृत रूप में सूचनाएं दी जा रही हैं, सही समय पर सूचनाएं नहीं दी जा रही है, तो वह सही निर्णय नहीं ले सकता है, भले ही कोई राष्ट्र राज्य क्यों ना हो। और अगर वास्तविक रूप में अविकृत रूप में सूचनाएं दी जा रही हैं, सही समय पर सूचनाएं दी जा रही है, तो निश्चित रूप में उस संगठन के द्वारा, उस राष्ट्र राज्य के द्वारा, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा अच्छे से अच्छा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए संचार एक ऐसा सीमेंट है जिससे संगठन बनते हैं। किसने कही ये बात, नॉर्बर्ट वीनर ने। आगे संचार प्रक्रिया पर ही सारा ध्यान केंद्रित करके सभी प्रकार के संगठनों की वास्तविक कार्य प्रणाली समझ सकते हैं। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ देखा जाए तो केवल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, संचार की जो प्रक्रिया होती है, उस पर ही सारा ध्यान केंद्रित करके सभी प्रकार के संगठनों की वास्तविक कार्य प्रणाली समझी जा सकती है। भले ही वो कोई भी संगठन क्यों ना हो, जैसे राजनीतिक दल हो सकता है, कोई समूह हो सकता है, या कोई राष्ट्र राज्य भी हो सकता है। केवल आप संचार प्रक्रिया पर ही सारा ध्यान केंद्रित करके सभी प्रकार के संगठनों की वास्तविक कार्य प्रणाली को समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस संगठन को जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं तो विकृत रूप में प्राप्त हो रही है, और विकृत रूप में प्राप्त हो रही है सूचनाएं, सही समय पर प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो डेफिनेटली वो संगठन सही निर्णय नहीं ले सकता है। और यदि किसी भी संगठन को, किसी भी समूह को, किसी भी राजनीतिक दल को, किसी भी राष्ट्र राज्य को अविकृत रूप में सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो वह अच्छे से निर्णय ले सकता है। अगर राष्ट्र राज्य की बात आती है और उसको अविकृत रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है, सही समय पर सही सूचनाएं प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप में वो एक अच्छी विदेश नीति का निर्माण कर सकता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कार्ल डायच पहला राजवैज्ञानिक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार
देने के लिए साइबरनेटिक्स का प्रयोग किया। मतलब कार्ल डायच पहला राजनीति वैज्ञानिक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संचार सिद्धांत देने के लिए साइबरनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया। और ये साइबरनेटिक्स का अर्थ है सभी प्रकार के संगठनों पर नियंत्रण तथा संचार का विज्ञान। तो ये भी नोट करेंगे, ये पहला राजवैज्ञानिक है कार्ल डायच। अब इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में किस किस बात का अध्ययन किया जाएगा, ध्यान दें कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, संदेश कैसे प्रभावित किए जाते हैं, संदेश संभालना तथा उन संदेशों को संभाल करके दोबारा प्रस्तुत करना, फिर तथा दोबारा प्राप्त करना। उसके बाद निर्णय निर्माण करने वालों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, निर्णय निर्माण करने वाली प्रतिक्रियाएं कैसी, जैसे अनुपालक है, जैसे अनुपालक में जैसे मुख्यमंत्री आ जाएगा, जलाधीश आ जाएगा, और अगर विदेश नीति की बात आती है तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ जाएंगे, हैं विदेश मंत्रालय आ जाएगा। तो निर्णय कैसे, संदेश कैसे प्रभावित होते हैं, संदेश संभालना तथा दोबारा प्राप्त करना, निर्णय निर्माण करने वालों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं क्यों बदलती हैं और तथा कैसे जीवित रहती है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है उनमें परिवर्तन क्यों होता है और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे जीवित रहते हैं, ये सब हमारा ध्यान साइबरनेटिक्स पर केंद्रित करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में ये जो सारी बातें हैं, इन सब बातों का अध्ययन करना जरूरी है। तो ये किसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं, साइबरनेटिक्स। और साइबरनेटिक्स का मतलब है सभी प्रकार के संगठनों पर नियंत्रण तथा संचार का विज्ञान। डेफिनेटली किसी भी देश की विदेश नीति को समझना हो, निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो, तो इन सब बातों की जानकारी रखना निहायत जरूरी है। अब बेटा यहाँ पर जो बात मैंने ये नोट की है वो लास्ट में आएगी, इधर आगे बढ़ते हैं। अब कार्ल डायच का जो संचार प्रतिमान है, ये संचार प्रतिमान लेते हैं हम, डायच का संचार प्रतिमान, कम्युनिकेशन मॉडल। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले बाहर की तरफ मैंने देखा है वातावरण। अब वातावरण में क्या किया जाता है, आंतरिक और बाहरी वातावरण। मतलब आंतरिक वातावरण कैसा है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, वहाँ गणतंत्र है कि राजतंत्र है। बाहरी रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी किसी भी देश की जो विदेश नीति है निश्चित रूप में प्रभावित होती है। तो वातावरण दो प्रकार का हो जाता है, आंतरिक और बाहरी। तो मैंने नोट किया है यहाँ वातावरण। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले है अभिग्राहक। इसका मतलब यहाँ पर ये है, अभिग्राहक जो होते हैं ये जो वास्तव में सूचनाएं देने वाले होते हैं, वो यहाँ अभिग्राहक कहलाएंगे। अब जो ये अभिग्राहक वो आंकड़े, प्रक्रिया, इकाइयाँ, अर्थात अब ये यहाँ पर सूचनाएं देंगे और सूचना देने के बाद में जो ये तथ्य होंगे, आंकड़े, प्रक्रिया, इकाइयाँ, यहाँ पर वास्तविक रूप में सारे तथ्य एकत्रित होंगे जो जो सूचनाएं दी जा रही हैं। उसके बाद में फिर पुनर्निवेश, इधर भी पुनर्निवेश है। अब ये पुनर्निवेश होगा, पुनर्निवेश किस रूप में होगा कि जो भी तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, जो सूचना या जो मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार सूचना प्रवाह हो रहा है, उन सबको इकट्ठा किया जाता है और उसके आधार पर क्या होता है, फिर निर्णय निर्माण होता है। मतलब यहाँ मैंने लिखा है निर्णय निर्माण संरचनाएं, अर्थात वास्तव में इस पुनर्निवेश के आधार पर निर्णय निर्माण होता है। और निर्णय निर्माण की जो संरचनाएं होती हैं, वो संरचनाएं, तो अगर आप मान लीजिएगा हम ये कहें कि राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबके द्वारा निर्णय लिया जाता है। बाहरी रूप की विदेश नीति की बात आती है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी जो कार्यपालिका का तो महत्वपूर्ण रोल होता है, लेकिन व्यवस्थापिकाओं का भी तो रोल होता है। अमेरिका में देखिए आप, राष्ट्रपति के द्वारा विदेशियों के साथ कोई भी संधि की जाती है तो वो संधि तभी मान्य होगी जब वहाँ की व्यवस्थापिका का दूसरा सदन, वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस और कांग्रेस का दूसरा सदन है सीनेट। तो जब तक सीनेट संधियों की स्वीकृति नहीं दे देगी तब तक संधि मान्य नहीं हो सकती है। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का रोल होगा। तो निश्चित रूप में निर्णय निर्माण संरचनाओं के अंतर्गत ये सरकार के अंग ही आते हैं। इसमें स्मरण, मूल्य और संरचनाएं, मतलब यहाँ जो निर्णय निर्माण संरचनाएं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिकाएं हैं, तो ये किसी न किसी रूप में स्मरण, मूल्य और संरचनाओं से प्रभावित होती हैं। भाई उस देश विशेष की मूल्य कैसे हैं, उस देश विशेष की अन्य जो संरचनाएं किस प्रकार की हैं, सामाजिक संरचनाएं किस प्रकार की हैं, और वहाँ पर वास्तविक रूप में तथ्यों को किस रूप में रखा जा रहा है, स्मरण की क्षमता कितनी, ये सारी बातें निर्णय निर्माण को प्रभावित करती हैं। और उसके बाद में यहाँ क्या होता है, निर्णय निर्माण ले लिया जाता है और निर्णय लेने के बाद में फिर ये प्रभावक या अनुपालक के पास में जाता है, जो कि वास्तविक रूप में जब विदेश नीति का अध्ययन करते हैं तो इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्रालय की बात आएगी। और अगर आंतरिक रूप में हम बात करते हैं तो इसमें भी जो है प्रधानमंत्री की बात आएगी, राष्ट्रपति की बात आएगी। लेकिन अगर हम संघात्मक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो इसमें मुख्यमंत्री और राज्यपाल की चर्चा भी कर सकते हैं। तो निर्णय के बाद में प्रभावक या अनुपालक किस रूप में इन निर्णयों की क्रियान्वित कर रहे हैं, ये देखना जरूरी होता है। मैंने यहाँ लिखा है
निर्णय ले लिया जाएगा। तो यहाँ प्रभाव के अनुपालक, प्रभाव के अनुपालक, प्रभाव के अनुपालक कौन होते हैं? जैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री केवल प्रांत तक सीमित होता है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए भी निर्णय लेता है और विदेश नीति संबंधित निर्णय भी लेता है। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि जो निर्णय लिया जाए उस निर्णय की क्रियान्विति, आदेश एवं सूचना इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब जो यहाँ निर्णय लिए जाएंगे उन निर्णयों की क्रियान्विति किस रूप में की जा रही है यहाँ पर ये देखा जाएगा। और जब निर्णयों की क्रियान्विति की जाती है तो क्रियान्विति करने के बाद में फिर जो है ये पुनर्निवेश फीडबैक के माध्यम से वापस अभिग्राहक के पास आएगा, फिर आंकड़े प्रक्रिया से गुजरेगा और उसके बाद वापस इस निर्णय निर्माता के पास में पहुंच जाएगा कि हमने जो निर्णय लिया था उस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया लगातार घूमती रहती है। इसी को कहते हैं कार्ल डायच का संचार प्रतिमान। ये हो गया कार्ल डायच का संचार प्रतिमान। आगे बढ़ते हैं अब संचार प्रतिमान के चर, मतलब इसमें सारी बातें इनको एक एक करके समझाऊंगा। संचार प्रतिमान के चर, नंबर 1 कार्य करने वाली संरचनाएं। तो संचार प्रतिमान के अंतर्गत कार्य करने वाली संरचनाएं 5 हैं। नंबर 1 अभिग्राहक, अभिग्राहक एक संरचना, दूसरा आंकड़े प्रक्रियाएं 2, तीसरा पुनर्निवेश और चौथा इसके अंतर्गत आएगा निर्णय निर्माण संरचनाएं, निर्णय निर्माण संरचना और पांचवा आएगा स्मरण मूल्य संरचना। ये 5 है और ये अनुपालक है जो कि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनका पालन करेंगे, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय। तो ये कार्य करने वाली संरचनाएं 5 होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बेटा। आगे है सूचना प्रवाह। अब वास्तविक रूप में इन सभी में निश्चित रूप में सूचनाओं का प्रवाह होना जरूरी है। सूचना का प्रवाह नहीं होगा तो ये पूरा मॉडल काम नहीं कर सकता है। तो सूचना प्रवाह में क्या होगा? सूचना ही है जो संचार जाल में घूमती है। मतलब इस पूरे संचार के अंतर्गत जो घूमती है वो केवल सूचना ही घूमती है। मैंने आपको पहले कह दिया है कि संचार सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु होता है वो सूचना प्रवाह होता है। और जब तक सूचनाओं का प्रवाह नहीं होगा तब तक वास्तविक रूप में राजनीतिक व्यवस्था काम नहीं कर सकती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तीसरा है निर्णय परिणाम। निर्णय परिणाम, अब यहाँ जो निर्णय ले लिया गया है इसका क्या परिणाम होगा? चूंकि इसके अनुपालक हो जाएंगे प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति। तो निर्णय परिणाम सूचना की प्रक्रियात्मकता का परिणाम वास्तविक रूप में, फिर से बोल रहा हूं, निर्णय परिणाम सूचना की प्रक्रियात्मकता का परिणाम क्या निकला, ये जो है इस निर्णय परिणाम का प्रतिफल है। और चौथा है पुनर्निवेश। अब ये पर्यावरण से अपना सामंजस्य बिठाने की योग्यता से, मतलब जो पुनर्निवेश है, ये जो पुनर्निवेश है ये वास्तव में पर्यावरण से अपना सामंजस्य बिठाने की जो है योग्यता से है कि पर्यावरण से अपना सामंजस्य बिठा पा रहे हैं या नहीं बिठा पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने जो निर्णय ले लिया उसके बाद में जो अनुपालक हैं प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रपति, ये वास्तविक रूप में उनको क्रियान्वित कर पा रहे हैं या नहीं, तो ये उसको क्रियान्वित तभी कर पाएंगे जबकि वो पर्यावरण से अपना सामंजस्य बिठा सकें। तो ये पुनर्निवेश के अंतर्गत आता है। और स्वयं जो पुनर्निवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्निवेश, नकारात्मक पुनर्निवेश। सकारात्मक पुनर्निवेश के अंतर्गत व्यवस्था के व्यवहार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण आता है। मतलब सकारात्मक पुनर्निवेश के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो व्यवस्था होती है, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो, तो व्यवस्था के व्यवहार का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, उसको मजबूत बनाने का प्रयास किया जाता है इसमें। और नकारात्मक पुनर्निवेश में निकासों को सीमित कर सकती है। मतलब ये जो नकारात्मक पुनर्निवेश है इसमें क्या होता है, जो निकास होते हैं, जो आउटपुट होते हैं, उनको ये सीमित कर सकते हैं। सीमित क्यों कर सकती है? क्योंकि वास्तविक रूप में सूचनाएं जो दी जाती हैं वो सूचनाएं अविकृत रूप में दी जाती हैं और सही समय पर नहीं दी जाती। इसी को नकारात्मक पुनर्निवेश कहा जाता है। उसके बाद मैंने लिखा है पुनर्निवेश प्रक्रिया की कार्य क्षमता को नापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पुनर्निवेश प्रक्रिया की कार्य क्षमता को नापने के लिए डायच ने 4 तत्व बताए। मतलब जो ये पुनर्निवेश की जो प्रक्रिया है, ये जो पुनर्निवेश की प्रक्रिया है, इसको किस तरीके से नापा जाए, इसे नापने के लिए कार्ल डायच ने 4 तत्व दिए हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको कहा था कि चारों तत्व मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा, तो आज ये चारों तत्व में समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने केवल संकेत भर दिया था, आप नहीं समझेंगे, लेकिन आज समझेंगे। ये 4 तत्व है, नंबर 1 भार, नंबर 2 विलंब, नंबर 3 लाभ, नंबर 4 अग्रता। नोट करेंगे। डायच ने 4 तत्व दिए हैं किसके लिए? पुनर्निवेश प्रक्रिया की कार्य क्षमता को नापने के लिए। मतलब पुनर्निवेश की कार्य क्षमता को कैसे नापा तोला जाए, कैसे जांचा जाए, इसके लिए उन्होंने 4 तत्व दिए हैं। नंबर 1 भार, नंबर 2 विलंब, नंबर 3 लाभ, नंबर 4 अग्रता। अब एक एक को समझे। नंबर 1 भार, ये विशेषकर कंपटीशन में बच्चों से पूछा जाता है और गलती करते हैं। नंबर 1 भार, भार के अंतर्गत क्या आता है कि सूचना की मात्रा कितनी है। मान लीजिएगा
किसी भी संगठन के पास में सूचनाओं की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है और उन सूचनाओं की मात्राओं के बारे में वो किसी भी रूप में अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं, कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका भार बढ़ता चला जाता है, जो कि किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। तो भार में आता है सूचना की मात्राएं कितनी है, और विलंब में आता है सूचना प्राप्ति और कार्यवाही के मध्य देरी का नाप। अर्थात विलंब के अंतर्गत वास्तव में सूचना की जो प्राप्ति हो रही है किसी भी संगठन को, और कार्यवाही के मध्य देरी का नाप, मतलब किसी भी संगठन को जो सूचना प्राप्त हो रही है और सूचना प्राप्त होने के बाद में कार्यवाही जो की जा रही है वो कितने समय बाद में की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूचना प्राप्ति के बाद में कार्यवाही जारी करने में काफ़ी विलंब कर दिया जाता है, देरी कर दी जाती है। जब देरी कर दी जाती है तो इसको विलंब कहा जाता है। तीसरा है लाभ, अर्थात इसमें त्रुटियों को सुधारने के कार्य किए जाते हैं। ध्यान दें, लाभ के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो संचार या जो तथ्य इकट्ठे किए जा रहे हैं, जो सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है, उन सूचनाओं में जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को सुधारने का कार्य किया जाता है। और अग्रता में आता है भविष्य में और पहली स्थिति में क्या अंतर है। अग्रता के अंतर्गत यह आएगा कि वास्तविक रूप में अभी जो निर्णय लिया जा रहा है या जो सूचनाएं आ रही हैं वास्तव में वो भविष्य में किस प्रकार की होंगी और वो पहले किस स्थिति में रह चुकी हैं, वो पहले किस स्थिति में रह चुकी हैं। तो भविष्य में और पहली स्थिति में इन दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को अग्रता की संज्ञा दी जाती है। तो वास्तव में इन चार तत्वों के आधार पर आप पुनर्निवेश प्रक्रिया की कार्य क्षमता को नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और इन चारों ही तत्वों का अध्ययन करके आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रों को आसानी से समझ सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप कार्ल डायज का जो संचार प्रतिमान है इसे अच्छे से समझ गए होंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 2, इसके अंतर्गत हम जो संचार सिद्धांत है, इस संचार सिद्धांत का जो महत्व है और इसकी जो आलोचनाएं हैं, इन दोनों बातों को एक साथ समझा देंगे। तो कल लेक्चर नंबर 25 पार्ट नंबर 2 में आपका संचार सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन्हें इन उपागमों को, इन सिद्धांतों को, इन दृष्टिकोणों को समझना निहायत ज़रूरी है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, किसी भी देश की विदेश नीति को नहीं समझ सकते। वो एक अलग बात है कि आप बिंदु भले ही रट लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है, जिसके अंतर्गत जितने भी उपागम, सिद्धांत, प्रतिमान है, उन सभी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो व्यवहारिक पक्ष है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की संज्ञा दी जाती है, मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी अच्छे से समझाऊंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आप कार्ल डायज का संचार प्रतिमान, कम्युनिकेशन मॉडल को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।